हाँ जी, हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन कंप्लीट किया था आप लोगों के साथ, क्वेश्चन नंबर 1। और कुछ बेसिक पॉइंट्स आपके साथ मैंने डिस्कस किए थे कि कौन कौन से अकाउंट बनते हैं। एसेट सोल्ड आउट होता है, लाइबिलिटीज पे ऑफ होती हैं, और ये वाला जो पार्ट है ना, ये मैंने आपको सिर्फ एसेट्स का लिखवाया था, लाइबिलिटीज का नहीं। तो आई होप आपने एक तो ये लिख लिया होगा, जरूर इसको लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही मैं एक पार्ट और आपके साथ लिखवा रहा हूँ, सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी। साथ साथ लिख लीजिएगा, सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी की सेटलमेंट दो तरीके से या तीन तरीके से हो सकती है। सबसे पहला, इफ लाइबिलिटी इज पेड इन कैश। आपने कैश में या बैंक में लाइबिलिटी पे की तो आप क्या एंट्री करेंगे? आपको एंट्री वैसे तो करनी थी लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट, लेकिन रियलाइजेशन, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। आपको लाइबिलिटी डेबिट करना था, लेकिन क्योंकि हम लोग लाइबिलिटी को कैंसिल करके उसकी जगह हम रियलाइजेशन नोट कर चुके हैं, तो इसलिए हम रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे। पैसा हमारे पास से जा रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएगा टू कैश या बैंक अकाउंट। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि इफ लाइबिलिटी इज पेड बाय एनी पार्टनर। अगर वो लाइबिलिटी कोई पार्टनर पे करता है तो उस केस में क्या होगा? अगर वो लाइबिलिटी कोई पार्टनर पे करता है तो फिर से लाइबिलिटी तो खत्म हो ही रही है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट तो होगा ही होगा। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी पार्टनर है जिसने पे की है उसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इफ लाइबिलिटी इज पेड बाय एनी पार्टनर। थर्ड होता है हमारे पास इफ, ये सेम ऊपर वाला ही है, इफ लाइबिलिटी इज सेटल्ड बाय गिविंग एनी एसेट। कोई एसेट है उसको टेक ओवर कर लिया लाइबिलिटी, तो जो सेम ऊपर वाला है कि नो एंट्री विल बी पास्ड। कोई एंट्री पास नहीं होती, क्योंकि ना तो कोई पैसा आता है ना ही कोई पैसा जाता है। रही बात प्रॉफिट या लॉस की, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया कि वो प्रॉफिट और लॉस आपका ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है रियलाइजेशन अकाउंट। एक नोट, व्हाट इफ realizable value of asset or payment amount of liability is not given in question। मैंने आप लोगों के साथ क्वेश्चन डिस्कस किया था ना लास्ट क्लास में, जैसे ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1। तो अब आप देखो, आपको इस क्वेश्चन में ऊपर क्रेडिटर गिवन थे 2750, लेकिन उस क्रेडिटर का नीचे एडजस्टमेंट में कोई भी पेमेंट वैल्यू नहीं दे रखी थी। तो मैं उस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। या आपको कोई एसेट होता और वो एसेट कितने में सोल्ड हुआ या कितने में कोई पार्टनर ले गया, उसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो उसमें हमें क्या एज्यूम करना है? तो एज पर सीबीएसई सर्कुलर एसेट वैल्यू will be considered as 0, liability will be settled at book value। तो आपको बैलेंस शीट में किसी प्रकार का कोई एसेट गिवन है, लेकिन उस एसेट के नीचे एडजस्टमेंट में कोई वैल्यू नहीं दी हुई, तो आप ये एज्यूम करोगे कि उसकी वैल्यू रियलाइज नहीं हुई, वो जीरो हो गई। लाइबिलिटी अगर कुछ ऊपर बैलेंस शीट में गिवन है लेकिन नीचे आपको उसके बारे में कोई वैल्यू नहीं दी हुई कि वो लाइबिलिटी कैसे सेटल हुई, हुई कि नहीं हुई, तो आप हमेशा एज्यूम करोगे वो लाइबिलिटी सेटल हुई है किस पे? कैश में। आपने सेम वैल्यू पे उसको
सेटल किया है। मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 देखना, थोड़ा सा लेंथी और अच्छा क्वेश्चन है। आज की क्लास में शायद यही होगा, बिल्कुल आराम आराम से ध्यान से करना। जेएसआर पार्टनर है, 3:2:1 उनकी रेशियो है। 31 मार्च 2000 की बैलेंस शीट आपके सामने है। लाइबिलिटीज हैं, लाइबिलिटीज में आपके पास क्रेडिटर हैं 11,000, एस की वाइफ का लोन। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि पार्टनर का जो लोन होता है वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होता, लेकिन उसके अलावा पार्टनर के किसी भी रिलेटिव का लोन हो, चाहे वाइफ का हो, मदर का हो, फादर का हो, ब्रदर का हो, किसी का भी हो, वो आउटसाइड लाइबिलिटी ही माना जाता है। सिर्फ पार्टनर का लोन जो है वो रियलाइजेशन में नहीं जाएगा। बिल्स पेबल एक लाइबिलिटी। जेएलपी रिजर्व, मैं बताऊंगा क्या होगा इसका। बैंक ओवरड्राफ्ट, कैपिटल जेएसआर। एसेट में आओगे तो बिल्डिंग, एक्रूड इंटरेस्ट, प्लांट, स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, जेएलपी कैश। इट वॉज डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म एंड द टर्म ऑफ डिसोल्यूशन वॉज। अब मुझे ये टर्म पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, मैं पहले तीनों अकाउंट बनाकर और इनको ट्रांसफर करना चाहूंगा जहां जहां ये आने हैं। आंसर नंबर 2, रियलाइजेशन अकाउंट, हमारी ब्लैकआउट। अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। सबसे मेन अकाउंट इसमें आपका रियलाइजेशन अकाउंट ही होता है। पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स, पार्टनर का नाम है आपका JSR, पर्टिकुलर JSR। इसके अलावा ना इसमें आपको दोनों गिवन है। आप देखोगे लाइबिलिटी साइड पे बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है और एसेट साइड पर कैश गिवन है। इसमें बेसिकली मैं बनाऊंगा कैश ऑब्लिक, दोनों अकाउंट में एक साथ बना दूंगा, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। ट्रांजेक्शन आप सारी कैश से कर सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं है। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। अब एक एक करके हम लोग इसमें अपनी बैलेंस शीट को ट्रांसफर करते हैं। जैसे मैं एसेट से स्टार्ट करता हूँ, तो मेरे जितने एसेट्स हैं वो सब ट्रांसफर हो जाएंगे रियलाइजेशन में। मैं यहाँ पे लिखूंगा 2, बिल्डिंग 10,000, बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करना है आपको एसेट्स को। टू एक्रूड इंटरेस्ट 1,000, प्लांट 22,000, स्टॉक 6,000, डेटर्स 5,000, डेटर्स 5,000, फर्नीचर
1200, JLP 15,000, और ये तो यहाँ तक एसेट हो गए आपके। कैश जो है वो कैश में जाएगा, वो बैलेंस BD 38,800। इधर आ जाओ, लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करो। बाय क्रेडिटर्स 11,000, एस की वाइफ का लोन, एस वाइफ लोन 6,000, बिल्स पेएबल 18,000। आर का लोन यहाँ पर नहीं आएगा। आर का लोन ना मैं यहाँ पर लिखूंगा आर्स लोन, बल्कि थोड़ा सा और नीचे कर लूँ, पता नहीं जगह कम ना पड़ जाए। आर यानी पार्टनर, पार्टनर का अगर लोन है तो वो अलग से बनेगा। आर्स लोन अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, बाय बैलेंस BD। आर का लोन कितना था? 12,000। इसके लिए कोई एडजस्टमेंट होगी तो देख लेंगे जब जब। अब मैंने क्या किया है, मैंने जितनी भी मेरी बैलेंस शीट थी वो पूरी मैंने ट्रांसफ़र कर दी। पूरी बैलेंस शीट मैंने आपके सामने ट्रांसफ़र कर दी है। बिल्स पेबल हो गया, आर का लोन हो गया, फिर आपके पास JLP रिजर्व, JLP रिजर्व 15,000। बैंक ओवरड्राफ्ट आपके बैंक का नेगेटिव बैलेंस है, उसे आप, क्योंकि आपने कैश और बैंक अकाउंट एक साथ बनाया तो उसे आप बैंक में बैलेंस BD बनाओगे 8,000। बैंक ओवरड्राफ्ट की दोनों ट्रीटमेंट ठीक मानी गई हैं। आप उसे बैंक बैलेंस में भी ट्रांसफर कर देते हो, लाइबिलिटी साइड मतलब क्रेडिट साइड। अगर आप चाहें तो उसको बैंक ओवरड्राफ्ट को यहाँ पर भी ट्रांसफर कर सकते हो, दोनों ठीक है। ये हमने, इसके अलावा कैपिटल आती है हमारे पास बाय बैलेंस BD 11,000, 11,000 ये आपके पास आ गया। अब मैंने सारी एडजस्टमेंट कर ली है, मतलब जितना भी मुझे ट्रांसफर करना था वो मैंने कर दिया। अब मैं एक एक कर कर अपनी एडजस्टमेंट्स को पढ़ूंगा आपके साथ। पूरा क्वेश्चन एक साथ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है रिजोल्यूशन में, अब एक एक एंट्री को करते हुए चलिए। जे एग्री टू टेक ओवर द बिल्डिंग एट बुक वैल्यू, पार्टनर है जे, कहता है मैं बिल्डिंग को लेकर जाऊंगा बुक वैल्यू पर, ले जा भाई, हमने कब मना किया। अब जो भी ये एसेट्स की ट्रीटमेंट होंगी वो इस साइड आएंगी, यानी लाइबिलिटी साइड, क्रेडिट साइड। जो भी आपके एसेट्स की ट्रीटमेंट होंगी, ये जितने भी आपके एसेट्स हैं वो सब आपका क्रेडिट साइड आएगा। बाय जेस कैपिटल अकाउंट बिल्डिंग, बुक वैल्यू पे लेके गया। बुक वैल्यू कितने की है? 10,000 की। तो मेरा बिल्डिंग हो गया, मैं इसको मार्क कर लूंगा, आप इसको पेंसिल से मार्क कर सकते हो एग्जाम में, तो उससे ये पता रहेगा कि लास्ट में कोई रह तो नहीं गया। इसके अलावा अब कहता है जे जो है वो एग्री करता है टू पे ऑफ द क्रेडिटर्स। जे कहता है मैं क्रेडिटर की पेमेंट करूंगा, तो क्रेडिटर या लाइबिलिटी की पेमेंट होगी तो डेबिट साइड आएगी। टू जेज कैपिटल अकाउंट क्रेडिटर, बुक वैल्यू पे इसकी पेमेंट कर दी जे ने। इसका डबल इफेक्ट कहाँ होगा? जे की कैपिटल में। जैसे ये 10,000 है तो ये 10,000 आपका रियलाइजेशन में क्रेडिट हुआ है तो जे में डेबिट हो जाएगा। ये मैं बाद में कर लूंगा एक साथ, अभी आप साथ साथ भी कर सकते हो, मैं बाद में एक साथ कर लूंगा क्योंकि फिर मुझे ज़्यादा ऊपर नीचे करना पड़ेगा अभी। इसके अलावा जो मेरी सेकंड एडजस्टमेंट है, पहली एडजस्टमेंट हो गई सेकंड, एक्रूड इंटरेस्ट वाज नॉट कलेक्टेड। आपको एक एसेट था एक्रूड इंटरेस्ट जो कि कलेक्ट नहीं होगा पैसा,
एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब हो गया हमारा वो इंटरेस्ट का पैसा जो हमें मिलना था लेकिन अभी मिला नहीं है, जो हमें मिलना था लेकिन अभी मिला नहीं है, वो हमारा एक्रूड इंटरेस्ट होता है, तो वो कहता है वो मिलेगा भी नहीं। वेयर एज देयर वॉज अ कंटिजेंट लाइबिलिटी ऑफ ₹600 विच वॉज मेट। कंटिजेंट लाइबिलिटी आपने क्लास 11th में भी पढ़ा था। कंटिजेंट लाइबिलिटी एक ऐसी लाइबिलिटी होती है जो कि पहले आपकी लाइबिलिटी नहीं थी बट सडनली आपकी लाइबिलिटी बन गई। पहले आपकी लाइबिलिटी नहीं थी बट अब सडनली आपकी लाइबिलिटी बन गई, तो उसे कंटिजेंट लाइबिलिटी कहा जाता है। तो ये कंटिजेंट लाइबिलिटी है 600 की जो कि आपको पे करनी है। तो एक्रूड इंटरेस्ट मिलेगा नहीं लेकिन 600 आपको पे करने हैं। तो एक्रूड इंटरेस्ट तो बिना कुछ हुए ही हो गया, हमें मिलेगा ही नहीं। एक कंटिजेंट लाइबिलिटी आपको पे करनी है तो उसको मैं कैश अकाउंट से पे कर दूंगा। कैश अकाउंट कंटिजेंट लाइबिलिटी 600। सेकेंड एडजस्टमेंट मैंने आपके साथ की। थर्ड देखते हैं, अदर एसेट रियलाइज। बाकी कुछ एसेट जो रियलाइज हुए वो इसी तरीके से हैं, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। अब देखिए क्या क्या रियलाइज हुआ। प्लांट रियलाइज हुआ 25,000 का। इसके अलावा स्टॉक रियलाइज हुआ 5,000 का। डेटर्स रियलाइज हुआ 4,600 का। ये आपके एसेट्स रियलाइज हुए। आप इनका टोटल करेंगे तो 34,600 आ गया। और इस तरीके से मैंने अपनी थर्ड एडजस्टमेंट पूरी की। और इनको मैं मार्क भी कर लेता हूँ एक बार। प्लांट, स्टॉक और डेटर, प्लांट, स्टॉक और डेटर, ये तीनों हो गए। एज एग्री टू टेक ओवर फर्नीचर एट 80% ऑफ बुक वैल्यू। एज एग्री करता है कि वो फर्नीचर को टेक ओवर करेगा 80% बुक वैल्यू पर। तो मैं यहाँ लिखूंगा बाय एज कैपिटल अकाउंट फर्नीचर 80%। फर्नीचर चेक करो कितना है, 1200। 960 आ रहा है शायद। एस कैपिटल हो गया, फर्नीचर हो गया। फर्नीचर के बाद कहता है एस एग्री करता है टू डिस्चार्ज हिज वाइफ लोन। अब एस कहता है ये जो वाइफ का लोन है ना 6,000 की जो लाइबिलिटी है फर्म के ऊपर, इसको एस पे करेगा टू एस कैपिटल अकाउंट 6,000। इनका सबका डबल इफेक्ट अभी कराऊंगा मैं। इसके अलावा कहता है देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 6,000 विच वाज टेकन ओवर बाय आर एट 4,200। इसको ध्यान से समझिएगा। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है। अनरिकॉर्डेड एसेट का मतलब है कि ऐसा एसेट जो कि हमारी बैलेंस शीट में कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा है। इस पूरी बैलेंस शीट में एसेट साइड पर वो नहीं है, तभी वो अनरिकॉर्डेड है। अब सडनली वो हमको मिला है और उसको कौन ले गया, उसको आर ले गया है। तो एसेट ही ना, एसेट की ट्रीटमेंट इसी साइड आएगी, क्रेडिट साइड। बाय आर्स कैपिटल एसेट अनरिकॉर्डेड एसेट कितने में ले गया, 4,200 में। अब आप ये नहीं कह सकते कि सर 1,800 का लॉस हुआ, नहीं, आपको पूरा 4,200 का बेनिफिट ही हुआ है। पहले तो आपके हिसाब से तो कभी वो एसेट था ही नहीं, उसकी वैल्यू ज़ीरो थी, आपने कभी ऐसा कोई एसेट देखा ही नहीं था ना आपके पास था। सडनली आपको पता लगा कि आपके पास कोई एसेट है और उसको 4,200 पे वैल्यू किया गया, तो वो 4,200 का आपका बेनिफिट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट आती है, 7th इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। A bill receivable of ₹3,000 was received from customer X। आपको 3,000 का BR मिला था किसी कस्टमर से, उसका नाम था X से। वो बिल आपने डिस्काउंट कराया था बैंक से, लेकिन अब क्या हुआ है, X हो गया इंसॉल्वेंट। भाई बैंक जो है ड्यू डेट पर X के पास पैसा मांगने गया, बैंक जो है ड्यू डेट पर X के पास पैसा मांगने गया, लेकिन ड्यू डेट पर जब बैंक के पास एक्स पैसा मांगने गया तो बैंक एक्स ने क्या बोला, मेरे पास पैसा नहीं है। लेकिन 60% उसकी एस्टेट से रिकवर हो गया,
तो ये जो 60% रिसीव हुआ, ये किसको रिसीव हुआ? हमें नहीं रिसीव हुआ, ये बैंक को रिसीव हुआ। लेकिन बैंक को तो पूरा 100% चाहिए था, बैंक को पूरा 100% चाहिए था। अब अगर वो उसको 100% चाहिए था तो उसको बाकी 40%, रिमेनिंग 40% कौन देंगे? हम देंगे। तो हमारा जो नुकसान होगा ना वो 40% का होगा। ये कुछ ऐसा ही है कि भाई मुझे किसी से बीआर मिला था। बीआर मतलब हो गया बिल रिसीवेबल, एक तरीके से चेक कह लो। उस बीआर को मैंने एज अ सिक्योरिटी बैंक में रखवाया और बैंक से पैसा उठा लिया, और बैंक वालों को बोल दिया ड्यू डेट पे जाना, मिस्टर एक्स से पैसा ले लेना बीआर के अगेंस्ट में। बैंक वाले मिस्टर एक्स के पास गए, लेकिन सिर्फ 60% पैसा ले पाए। तो बाकी 40% तो बैंक हमसे मांगेगा ना, क्योंकि बैंक ने तो हमें लोन दिया था। तो बाकी 40% जो हमें उन्हें देना है बैंक को, वो हमारा नुकसान हो जाएगा। तो 3000 का 40% आप निकालोगे तो 1200। और नुकसान की बात करूं या पैसा देने की बात करूं तो डेबिट में आएगा टू कैश अकाउंट। 3000 का बीआर था, उसका 40%, 60% का कोई यूज़ नहीं है। 60% तो उसको डायरेक्टली एक्स से मिल गया, तो उसके में हमारा कोई रोल नहीं है। इसके अलावा सर जी, इसके अलावा ये एंट्री हमारी 7th भी हो गई। बिल पेबल वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। अच्छा, एंट्री तो हो गई फर्नीचर जेएलपी, ठीक है। तो बिल पेबल आपके पे हुए टू कैश और डिस्काउंट पर पे हुए। तो कितना परसेंट डिस्काउंट है इसमें? 5%। तो 18,000 के बिल पेबल का 5% माइनस कर लो। हमें नेट दिखाना है हमने कितना पे किया, हमने 17,100 पे किया। जेएलपी सरेंडर हुई 9,000 पे, तो आपको 9,000 रिसीव होगा। तो पैसा मिला तो आप क्रेडिट करोगे बाय कैश अकाउंट जेएलपी 9,000। इधर ये 15 और ये 15 आपस में एडजस्ट हो गए, वो आपस में एडजस्ट हो गए, 9,000 आपका बेनिफिट हो गया। इसके अलावा जेएलपी के बाद डिसोल्यूशन के खर्चे हुए 3,000। तो ये भी आपका खर्चा टू कैश डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 3,000। अब आपको एक चीज़ बस ये ध्यान रखनी है कि कहीं कोई एसेट या कोई लाइबिलिटी पेंडिंग तो नहीं है जिसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट ना हो। बट इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं कि कोई एसेट ऐसा हो जिस पर कोई, सारी एडजस्टमेंट्स हो चुकी हैं सारे एसेट्स के रिगार्डिंग, सारी लाइबिलिटीज पे ऑफ हो चुकी हैं, जो जैसे होना था हो चुका है। जीएलपी भी हो चुका है। अब मैं आपके लिए प्रॉफिट या लॉस निकालता हूँ, और पहले हम लोग ये थोड़ा सा नज़र मार लेते हैं कि कौन सी साइड बड़ी है। 10, 11, 22, डेबिट साइड ही बड़ी लग रही है, तो मैं डेबिट साइड से स्टार्टिंग कर रहा हूँ। 10,000 प्लस 1,000 प्लस 22,000 प्लस 11,000 प्लस 16,200 प्लस 11,600 7,200 17,100 3,000 99,100। इसमें से माइनस करो 11,000 6,000 18,000 15,000 10,000 34,600। उल्टा पड़ गया, क्रेडिट साइड बड़ी थी 4,200 9,000। क्रेडिट साइड बड़ी थी, तो बैलेंस यहाँ पर आ रहा है 9,660 टू प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। तो इसका मतलब जो आपका ये टोटल है वो रहा होगा 99,100 108 760 108 760 9,660। जे जेस कैपिटल एस कैपिटल आर्स कैपिटल। रेशियो क्या है? रेशियो
321 9660 divided by 6 1610 into 2 3220 divided by 2 into 3 4830। और ये प्रॉफिट आप इनकी कैपिटल में ट्रांसफ़र करोगे, लेकिन उससे पहले आपकी जितनी भी ये डबल इफेक्ट हैं वो कर लो। अब मैं मान लो मैं क्रेडिट साइड्स की बात कर रहा हूँ, रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड की। तो एक तो मेरे पास ये था जेस कैपिटल 10,000, तो उसमें क्रेडिट है तो इसमें डेबिट हो जाएगा, नाम रियलाइजेशन का ही आएगा सब में, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये जे में चला गया। इसके बाद जो था वो आपका कैश का था, ये कैश यहाँ पर क्रेडिट हुआ, तो कैश में ये डेबिट हो जाएगा 34,600 टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये भी हो गया। इसके अलावा एस कैपिटल 960 एस में डेबिट कर दो, टू रियलाइजेशन 960, अलग अलग लिखना होता है सबको, ऐसा नहीं कि एक साथ उठा के डाल दो। आर कैपिटल 4200, उसमें क्रेडिट है तो यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, टू रियलाइजेशन। कैश अकाउंट 9000 जेएलपी के नाम का आया था, टू रियलाइजेशन। ये आपका क्रेडिट साइड का हो गया सारा। अब डेबिट साइड का देख लो, टू जेज अकाउंट क्रेडिटर की पेमेंट हुई थी, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय रियलाइजेशन, क्रेडिटर की पेमेंट की थी इसने 11,000। कैश अकाउंट 600 पे हुए थे कंटीजेंट लाइबिलिटी के नाम पर, 600 बाय रियलाइजेशन अकाउंट 600 हो गया। इसके अलावा एस कैपिटल अकाउंट, ये वाइफ का लोन पे किया था इसने 6,000 बाय रियलाइजेशन 6,000। इसके अलावा 1200 कैश में, 1200 कैश में बाय रियलाइजेशन। ये तो सिर्फ आपका डबल इम्पैक्ट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जो वहाँ डेबिट है वो यहाँ क्रेडिट होगा, या तो पार्टनर्स कैपिटल में या कैश में। इसके अलावा फिर कैश फिर बीपी गया था 17,100, 17,100 अगेन बाय रियलाइजेशन अकाउंट। इसके अलावा बीपी हो गया, फिर डिस्काउंट डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 3,000 बाय रियलाइजेशन अकाउंट। अब आपको लास्ट में ये प्रॉफिट हुआ था 4830, आई थिंक 3220 1610 बाय रियलाइजेशन। हमने रियलाइजेशन अकाउंट तो बंद कर दिया है, वहीं से प्रॉफिट आया था। अब मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बंद करूंगा और चेक करूंगा कि इनको कितना बैलेंस है जो हमें पे करना है। 11,000 मैं जे की बात कर रहा हूँ, प्लस 11,4830। अगर आप इसके क्रेडिट का टोटल देखते हो तो 26,830 है, उसमें से ये 10,000 का कोई एसेट ले गया है, तो और कितना पे करना है हमको इसको, 16,830। इसे मैं नाम दूंगा यहाँ पे टू कैश अकाउंट 16,830। ऐसे ही एस में आ जाओ, 11 + 6 17,000 3,220 20,220 -960 19,260। उसमें आ जाओ 7 + 1 8 610 -4,200 4 4 10। ये तीनों अमाउंट हमें पे करने हैं, तो हम कैश में लिखेंगे बाय जेस कैपिटल 16,830 बाय एस कैपिटल 19,260 बाय आर्स कैपिटल 4,410। टोटल करके देखते हैं ठीक है कि कोई गलती मिलेगी, चेक करते हैं। 38,800 34,600
प्लस 9082 400 माइनस 8600 माइनस 1200 17100 3000 16830 19260 4410 12,000 का कुछ डिफरेंस है। 12,000 का हमारा आर का लोन है, उस पर कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि वो कैश में पे हुआ होगा। तो कैश अकाउंट 12,000 और वो कैश में उठ के जाएगा बाय आर्स लोन अकाउंट 12,000। तो कुछ इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था, काफ़ी एडजस्टमेंट हमने इसमें कवर की।